हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं उस संगीतकार की जिसे रिदम किंग और ताल का बादशाह कहा जाता था, जिन्होंने 73 फिल्मों में संगीत दिया और उनकी धुनों में एक अनोखा पंच था, जिनका नाम था ओम प्रकाश प्रसाद मदन गोपाल नैयर यानी ओपी नैयर, जिन्हें मोहम्मद अली भी कहा जाता था। ओपी नैयर ने कभी लता मंगेशकर से कोई गीत नहीं गवाया, जबकि लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले के साथ ओपी नैयर का 13 साल तक प्रेम संबंध रहा। मोहम्मद रफ़ी से ओपी नैयर हो गए थे नाराज, जिसके बाद उन्होंने कई साल तक मोहम्मद रफ़ी से बातचीत भी नहीं की। विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओपी नैयर का जन्म साल 1926 में लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। नैयर ने साल 1952 में फिल्म आसमान से अपना कैरियर शुरू किया, लेकिन उनको पहचान मिली गुरुदत्त की फिल्मों आर पार, मिस्टर इंडिया, मिसेज 55, CDI और तुमसा नहीं देखा से। ओपी नैयर को नजदीक से जानने वाले सिराज खान कहते हैं, गीता दत्त ने ही ओपी नैयर के लिए अपने मंगेतर गुरुदत्त से सिफारिश की थी कि ये संगीतकार एक दिन बहुत ऊपर जाएगा। ओपी नैयर ने गुरुदत्त के निधन के बाद उनकी पत्नी गीता दत्त और उनकी प्रेमिका वहीदा रहमान को उनके शव के पास ही खूब खरी खोटी सुनाई थी। संगीत की दुनिया में आशा भोसले का सितारा भी ओपी नैयर के कारण ही चमका था। सिराज खान कहते हैं, मेरा ख्याल है कि जिस तरह का रिश्ता आशा भोसले और ओपी नैयर में था, उस तरह का बॉलीवुड क्या हॉलीवुड में भी नहीं हुआ है। उनका प्रोफेशनल रिश्ता रोमांस में बदल गया और साल 1958 से लेकर 1952 तक यानी 14 साल तक उन दोनों का साथ रहा। वह कहते हैं, आप सोचे, एक शादीशुदा शख्स जिसके 4 बच्चे हैं और एक तलाकशुदा महिला खुलेआम मुंबई में घुमा करते थे, यह एक बहुत गहरा साथ था। कहा जाता है नैयर साहब ने एक बार एक पत्रकार से कहा था, ये तो सुना था कि लव इज ब्लाइंड, लेकिन मेरे मामले में तो लव ब्लाइंड के अलावा डीफ यानी बहरा भी है, क्योंकि मुझे आशा की आवाज के अलावा कोई और आवाज सुनाई ही नहीं देती। आशा भोसले की वजह से ही उन्होंने शमशाद बेगम और गीता दत्त से किनारा कर लिया था, जबकि गीता दत्त ही वह इंसान थी जिन्होंने ओपी नैयर की सबसे पहले सिफारिश की थी। आशा भोसले और ओपी नैयर का प्रेम संबंध 14 साल तक चला। मशहूर संगीत इतिहासकार राजू भरतन अपनी किताब ए जर्नी डाउन मेमोरी लेन में लिखते हैं, ओपी नैयर की आशा भोसले के प्रति आसक्ति इस हद तक थी कि एक बार उन्होंने बिना कोई शब्द कहे गीता दत्त का फोन रख दिया था। गीता दत्त ने सिर्फ यह पूछने के लिए फोन किया था कि मैंने ऐसी क्या खता की है कि आप अब मुझे गाने के लिए नहीं बुलाते। ओपी नैयर की कैडिलक कार में घूमने वाली आशा भोसले ने साल 1972 में ओपी नैयर से अलग होने का फैसला कर लिया था और इसके बाद ओपी नैयर और आशा भोसले कभी एक छत के नीचे नजर नहीं आए। लेकिन इस जोड़ी ने अलग होने से पहले प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म के लिए एक गीत रिकॉर्ड किया था, जिसे साल 1973 में फिल्म पुरस्कार दिया गया। उस समारोह में आशा तो नहीं पहुंची, लेकिन ओपी नैयर ने उनकी तरफ से ट्रॉफी ले ली और वापस घर लौटते समय उन्होंने वह ट्रॉफी चलती कार से सड़क पर फेंक दी थी। सिराज खान कहते हैं, नैयर अपनी कार से वापस लौट रहे थे। उनकी कार में गीतकार SH बिहारी बैठे हुए थे। उस समय सड़क पर सन्नाटा था। अचानक नैयर साहब ने कार का शीशा नीचे किया और वो ट्रॉफी फेंक दी, जो एक खंबे से टकराई और ऐसी आवाज आई जैसी कोई चीज चकनाचूर हो जाती है। उन्होंने बगल में बैठे हुए SH बिहारी से कहा कि ये जो आपने ट्रॉफी टूटने की आवाज सुनी, इसके साथ ही आशा आउट ऑफ माई लाइफ फॉर एवर। ऐसा ही एक और वाकया जब ओपी नैयर मोहम्मद रफ़ी साहब से नाराज हो गए थे। सिराज खान बताते हैं, रफ़ी साहब और नैयर साहब दोनों वक्त के पाबंद थे। कल्पना कीजिए 70 वादक रफ़ी साहब का इंतजार कर रहे हैं। उस जमाने में सेल फोन वगैरह नहीं होते थे। रफ़ी साहब 1 घंटे बाद वहां आए और बोले, सॉरी, एक रिकॉर्डिंग थोड़ा लंबा खिंच गई, इस वजह से आने में देरी हो गई। नैयर साहब ने कहा, कोई बात नहीं। उन्होंने वादकों से कहा, शुरू करो। एक वादक ने बातों बातों में मोहम्मद रफ़ी से पूछ लिया कि देर कहाँ हो गई थी, और पूछने पर रफ़ी साहब ने बता दिया, शंकर जयकिशन की यहाँ रिकॉर्डिंग थी, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। और शंकर जयकिशन का नाम सुनते ही नैयर ने कहा, अब
कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। रफ़ी साहब आप अपने घर जाइए, म्यूजिशियन आप भी अपने घर जाइए, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग करने का अब मेरा कोई मूड नहीं है। और इसके बाद ओपी नैयर ने वह गीत महेंद्र कपूर से रिकॉर्ड कराया और कई सालों तक ओपी नैयर और मोहम्मद रफ़ी के बीच बातचीत बंद रही। दोस्तों, ओपी नैयर ऐसे पहले संगीतकार थे जिन्हें एक फिल्म का संगीत देने के लिए 1 लाख रुपए मिला करते थे, जो उस जमाने में बड़ी रकम हुआ करती थी।